हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिलीको व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। चाहे आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो या फिर आप सीपीओ का एग्ज़ाम हो मेन वाला, ठीक है, जो भी आपका एग्ज़ाम हो, उम्मीद करता हूँ आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होगे और एक अच्छी तैयारी है वो आपकी चल रही होगी। जो ये आज वीडियो लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ हरियाणा सीईटी से रिलेटेड, क्योंकि हरियाणा सीईटी ऐसा एग्ज़ाम हो जाता है जिसके बिना आप हरियाणा के अंदर ग्रुप सी और डी के अंदर नौकरी नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क, पुलिस या सब इंस्पेक्टर या कुछ भी अगर आपको लगना है तो आपको हरियाणा सीईटी है वो क्लियर करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार सीईटी का एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, ठीक है, क्योंकि उनको आइडिया था ही नहीं कि किस हिसाब से, किस पैटर्न से एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से होगा और उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है सीईटी का। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले ही वीडियो लेके आया हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस नोट पर इस पर काम करो और इसकी तैयारी में लग जाओ। आज जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, दैनिक जागरण की, दैनिक भास्कर की, आप लोग देख भी सकते हो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 नवंबर से आपके सीईटी के पोर्टल हैं वो खुल जाएंगे। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो सीईटी के अंदर। कोई भी एक्स्ट्रा 5 नंबर सामाजिक और आर्थिक मापदंड के आधार पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको आपका जितना भी स्कोर होगा उसी स्कोर के हिसाब से आपकी जो मेरिट है वो बनेगी और आप सेकंड फेज का एग्ज़ाम है वो दे पाओगे। और अगर आपका स्कोर सीईटी के अंदर कम रह गया, ठीक है, तो आप जो सेकंड फेज का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर नहीं बैठ पाओगे। इसका मतलब ये है कि 3 से 4 साल तक आप हरियाणा के अंदर नौकरी है वो नहीं ले पाओगे ग्रुप सी और डी के अंदर। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आपको सीरियसली हरियाणा के अंदर कोई भी जॉब है वो करनी है इसके रिगार्डिंग। तो आपको क्लियरली बता दूं कि 10 नवंबर से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं और तकरीबन 1 महीने तक या 1.5 महीने तक मान के चल सकते हैं कि आपके जो फॉर्म हैं वो चलेंगे, वो भरे जाएंगे। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये मान के चलो कि दिसंबर या जनवरी के अंदर आपका सीईटी का एग्ज़ाम हो वो हो जाएगा और जब भी ये नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ ही एग्ज़ाम डेट भी अब की बार वो मेंशन कर देंगे कि आपका एग्ज़ाम है सीईटी का वो कब लेने जा रहे हैं। ठीक है, अब पिछली बार की ये नहीं होगा कि 3-4 महीने तक फॉर्म अप्लाई होगा, उसके बाद आपके सीईटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आएगी। नहीं, हर बार जो एचएसएससी है, ठीक है, उन्होंने बार बार क्लियर किया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा। बहुत बार कटिंग न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग आ चुकी है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा, दिसंबर में। ठीक है, तो दिसंबर में अगर मान लो थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होता तो जनवरी तक जा सकता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि पहले ही हो जाएगा, दिसंबर या जनवरी के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उससे पहले आप लोगों को क्या करवाना है, जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं, कोई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा रहा है, ठीक है, ओबीसी का है और बीसीबी है, बीसीए है, ठीक है, जितने भी आपके सर्टिफिकेट है, मान लो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का किसी का जो सर्टिफिकेट है उनको आप रेन्यू करवा लो पहले ही। ठीक है, जो आपका ईडब्ल्यूएस होता है वो फाइनेंशियल ईयर का होता है कि उसमें मेंशन होगा क्लियरली कि इससे पहले का ही बना होना चाहिए। तो आप पहले से ही इन डॉक्यूमेंट को बनवा लो, कहीं ये ना कि डॉक्यूमेंट की वजह से आप बाहर हो जाओ। फिर बाद में सबके कमेंट यही आते हैं कि सर मेरा तो इस डेट का था, ठीक है, जो ये आपका डॉक्यूमेंट की SC ST का या इस तरीके से जो भी है, ठीक है, कि मेरा तो इस डेट का था, क्या चल पाएगा नहीं चल पाएगा। आप पहले ही उन चीज़ों को रेडी करवा लो। जितने भी आपके साइबर कैफ़े वाले हैं वो बता देंगे कि कब का चाहिए और कब का नहीं चाहिए। ठीक है, उनको सब पता रहता है, जो हरियाणा के फॉर्म भरते हैं वो बता देंगे आप लोगों को कि किस डेट से किस डेट के बीच का आपको बनवाना है। उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवा लो। पहली चीज़ यही है
कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो, नहीं तो फिर आप जनरल में काउंट हो गए, फिर क्या फ़ायदा, ठीक है ना। फिर आप बाद में वो सर्टिफिकेट लगाते फिर मान लो किसी इस तरीके से कुछ भी है आपके डॉक्यूमेंट कोई भी हैं, एक्स सर्विसमैन के, स्पोर्ट्स कोटे के हैं, या फिर EWS है, OBC है, जो भी है, जो भी सर्टिफिकेट हो वो अपना पहले से ही बनवा लो अच्छे से। किसी के नाम में दिक्कत है, नाम ठीक करवा लो, ठीक है। तो बाद में इन चीज़ों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। बाद में इन चीज़ों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये सारे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। आप लास्ट तक जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ का, उस प्रिपरेशन का, ठीक है। ज़्यादातर जॉब आपकी फिजिकल नहीं करवाते, सिर्फ जो हरियाणा पुलिस होगा उसके फिजिकल करवाया जाएगा। और क्या पता जो हरियाणा सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती CET के थ्रू ही हो, ठीक है ना। तो CET आपको अगर सब इंस्पेक्टर भी लगना है हरियाणा पुलिस के अंदर, तो CET आपको जरूरी है क्वालिफाई करना। क्वालिफाई करना मतलब एक अच्छा स्कोर CET के अंदर लेके आना। तो सब्जेक्ट बता देता हूँ क्या क्या रहने वाले हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, उसके अंदर हरियाणा GK 25 नंबर की। तो 25 नंबर में से एटलीस्ट आपको 23-24, ठीक है, रीजनिंग की तरह इतने तो आपको लेके आने ही पड़ेंगे। उसके लिए आप क्या करो, कोई भी जैसे अब कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन डालेगा ना, वो अपने कोर्स बेचने स्टार्ट कर देगा। किसी का कुछ भी कोर्स वगैरह खरीदने की जरूरत है नहीं। ऑनलाइन कंटेंट यूट्यूब पर हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा एग्जाम से रिलेटेड भर कर है, कहीं से भी कुछ भी आप फ्री में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप ये करो कि हरियाणा जो GK है ना वो उसको रगड़ दो, ठीक है। हरियाणा GK अगर आप अच्छे से रगड़ दोगे ना, अच्छे से कवर कर लोगे, तो आप ये मान लो कि आप अच्छा खासा स्कोर हरियाणा GK के अंदर ले आओगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं हरियाणा GK के। ओवरऑल GK आप बाकी एग्जाम की भी प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ से आपकी कवर हो जाएगी, एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मैथ भी बिल्कुल हाई लेवल का नहीं आता, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ठीक है, और पाइप्स वाले, ठीक है, इस तरीके से कुछ टॉपिक्स हैं जो मेन टॉपिक है, वो भी कवर कर लोगे। अर्थमेटिक ही आता लगभग, ठीक है, और अगर वो भी कवर कर लोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। रीजनिंग आती है, रीजनिंग भी अच्छी इजी रहती है आपकी, डाइस वाले, कैलेंडर वाले, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और साथ में इंग्लिश करनी पड़ेगी। इंग्लिश में ये मान लो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके वोकैब के, और जो आपके स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और आपके जैसे प्रीपोजिशन है, इस तरीके से क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। मतलब इंग्लिश भी करनी है, इंग्लिश आपकी 10 नंबर की, ठीक है, और 10 की ही आपकी हिंदी है वो रहने वाली है। तो इस तरीके से आपका जो पैटर्न है वो लगभग रहने वाला है कि 15-15 नंबर की जो मैथ और रीजनिंग वो रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि इसमें आगे पीछे हो जाता है, ये एग्जैक्ट नंबर कभी भी नहीं रहते हरियाणा के अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि एग्जैक्ट नंबर ये नहीं रहते कि 15 क्वेश्चन है तो 15 ही आएंगे, ठीक है। वो 14 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 17-18 भी हो सकते हैं, इस तरीके से। तो लगभग यही रहता है कि 25 की आपकी हरियाणा GK रहती है, ठीक है, और 15-15 नंबर की आपकी रीजनिंग और जो मैथ है वो रहता है, और 15 नंबर के आसपास आपकी जो ओवरऑल GK है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो लगभग इस तरीके से पैटर्न रहता है, उसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन भी ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन भी कुछ ऐड ऑन हैं वो हो जाते हैं इस तरीके से। मतलब पैटर्न आपका यही रहेगा कि आपको मैथ और रीजनिंग, हरियाणा GK, ओवरऑल GK, इन पर पकड़ बना लो। बाद की बातें हैं कि 1 महीने में आप थोड़ा सा इंग्लिश पे भी ध्यान दे सकते हो, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चन आते हैं तो हिंदी की भी आप वीडियोज़ है वो देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा एक पैटर्न है वो लेकर चलना है, और अब की बार जो हरियाणा CET है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, कि ताकि जब भी आगे, क्योंकि ये 3 साल तक वैलिड होगा आपका जो CET का जो ये अभी आपका एग्ज़ाम होगा, ये 3 साल तक वैलिड होगा। अभी ये कंफर्म नहीं होगा कि 7 गुना बुलाएंगे या 10 गुना बुलाएंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि 7 गुना 8 गुना इस तरीके से वो बुलाएंगे, और चाहे कितने भी बुलाओ आगे जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा उसके अंदर, सबसे पहला काम हमारा यही है कि इसके अंदर अच्छा स्कोर करें, तब जो नेक्स्ट आपकी वैकेंसी निकलेंगी, ठीक है, उसमें आप कंपटीशन है वो दे सको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को।